चैप्टर 12 सीआरपीसी सेक्शन 168 रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। तो इसमें क्या है, अगर कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को सबमिट कर देंगे। अब आता है सेक्शन 169 रिलीज़ ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। तो इसमें क्या है, जब ऑफिसर जो है पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लगता है कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और ना ही कोई रीजनेबल ग्राउंड है उस अक्यूज़ड को उन मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करने का, जिन मजिस्ट्रेट के पास उस पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेने की पावर है और उस केस को ट्रायल पे चलाने का पावर है, तो उनके पास प्रोड्यूस करने का उनको लगता है कि देयर इज़ नो रीजनेबल ग्राउंड एंड नो सफिशिएंट एविडेंस। तो वो क्या करेंगे कि उससे उस अक्यूज से एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएंगे और ये बॉन्ड विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी होगा और उसके बाद उस अक्यूज़ड को बेल पे रिलीज़ कर देंगे। अब आता है सेक्शन 170 केस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। तो इसमें क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एविडेंस सफिशिएंट है और देयर इज़ रीजनेबल ग्राउंड ऑल्सो, रीजनेबल ग्राउंड भी है उस अक्यूज़ को उन मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करने का, जिन मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेने की पावर है उस ऑफेंस और उस ऑफेंस को उस केस में उस केस को ट्रायल पे चलाने का पावर है पुलिस रिपोर्ट पे। तो उन मजिस्ट्रेट के पास उनको लगता है कि उस अक्यूज़ड को फॉरवर्ड करने का उनके पास सफिशिएंट एविडेंस भी है और रीजनेबल ग्राउंड भी है। लेकिन अगर इफ़ ऑफेंस इज़ बेलेबल एंड अक्यूज्ड इज़ एबल टू गिव सिक्योरिटी, लेकिन अगर वो ऑफेंस बेलेबल है और जो अक्यूज्ड है वो सिक्योरिटी देने लायक है, तो वो क्या करेंगे, उससे सिक्योरिटी ले लेंगे और उसको बोल देंगे कि इस डेट को जो है, इस टाइम पे जो है मजिस्ट्रेट के सामने तुमको अपीयर होना है और जो अक्यूज्ड होगा वो सिक्योरिटी दे देगा और उसको फिर वो रिलीज़ कर देंगे बेल पे और सिक्योरिटी ले करके, और फिर उस पर्टिकुलर डेट पे जो है उसको अपीयर होना होगा। और कोई अगर ऑर्डर देते हैं वो ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो ठीक है, नहीं तो फिर यही उसको बोलेंगे कि इस डेट पे जो है मजिस्ट्रेट के सामने तुमको अपीयर होना है, और सब्सिक्वेंटली अगर आगे भी बोलते तो उस डेट पे उसको अपीयर होना होगा। इसके लिए वो सिक्योरिटी देगा और फिर वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब आता है सबसेक्शन 2। इसमें है कि व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड्स एन अक्यूज पर्सन टू अ मजिस्ट्रेट टेक सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन ही शैल सेंड टू सच मजिस्ट्रेट एनी वेपन और अदर आर्टिकल। तो उसमें बोल रहे हैं कि जब वो किसी अक्यूज्ड को बेल पे सिक्योरिटी ले करके उसको रिलीज़ कर देंगे बेल पे, तो उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने वो जो भी उसके पास से वेपन और आर्टिकल उन्हें मिला है वो सभी जो है उन मजिस्ट्रेट को जो है मजिस्ट्रेट के सामने भेज देंगे, उनको प्रोड्यूस करेंगे। सभी जो वेपन्स और आर्टिकल्स उस अक्यूज से मिला है वो सभी उन मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे जिन मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है। और जो कंप्लेनेंट है, अगर एक है या एक से ज़्यादा है, जो भी है, और जिनको जो है उस दोज हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से जो जिनके बारे में जिनको इन्फॉर्मेशन है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बारे में, तो उनसे जो है वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे कि इस डेट पे जो है जब इस केस कुछ मजिस्ट्रेट सुनेंगे तो उस डेट पे जो है आपको कोर्ट में अपीयर होना है। उसके लिए और जो भी आपके पास एविडेंसेस है अगेंस्ट अक्यूज वो सभी, और जो कुछ भी आपके पास है उस अक्यूज के अगेंस्ट में उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डेट पे। इसके लिए वो कंप्लेनेंट से एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होने के लिए। मतलब अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो भी आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होने के लिए उस पर्टिकुलर डेट पे, जिससे कि श्योरिटी रहे कि हाँ कि उस पर्टिकुलर डेट पे कंप्लेनेंट भी अपीयर होंगे। नहीं तो मान लीजिए आप आए नहीं तो सिक्योरिटी ऐसे रहेगी तो फिर चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप उस डेट को आएंगे अपीयर होने कोर्ट में, जिससे कोर्ट का टाइम ख़राब ना हो। अब आता है सबसेक्शन 3। इफ़ द कोर्ट ऑफ the chief judicial magistrate is mentioned in the bond, such court shall be held
to include any court to which such magistrate may refer the case for inquiry or trial। तो बोल रहे हैं कि अगर बॉन्ड में जो है चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मेंशन्ड है कि यही इन्हीं के यहाँ जो है वो ट्रायल चलेगा, तो अगर मजिस्ट्रेट जो है चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट उस केस को किसी और के यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो माना जाएगा कि वही जिनके यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है वही उस केस को सच मजिस्ट्रेट में रिफ़र द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल। तो वो उस केस को इंक्वायरी और ट्रायल पे चलाएंगे, प्रोवाइडेड लेकिन एक रीज़नेबल नोटिस दिया जाएगा कंप्लेनेंट और अदर पर्सन्स जो हैं उस केस में रिलेटेड, उनको जो है एक रीज़नेबल नोटिस दिया जाएगा। उनको ये बताया जाएगा कि ये केस जो है अब CJM के यहाँ नहीं बल्कि किसी और मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल पे चलाया जाएगा। अब आता है सबसेक्शन 4, द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड शैल डिलीवर अ कॉपी देयर ऑफ टू वन ऑफ द पर्सन्स हु एग्जीक्यूटेड इट एंड शैल देन सेंड टू मजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विद हिज रिपोर्ट। तो क्या है कि जब बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उसकी एक कॉपी जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहे पर्सन उनको एक कॉपी दे दी जाएगी और उसके बाद एक कॉपी मजिस्ट्रेट को जो ओरिजिनल कॉपी है जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो मजिस्ट्रेट को दे दी जाएगी विद हिज रिपोर्ट, जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है उसके साथ, और उसकी जो एक कॉपी होगी वो जिन्होंने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है जिस पर्सन ने उनको एक कॉपी दे दी जाएगी। तो ऊपर जैसे कंप्लेनेंट ने एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया और वो अक्यूज़ ने भी उसमें बॉन्ड एग्जीक्यूट किया, तो जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे उसकी एक कॉपी जो है उसको दे दी जाएगी और जो ओरिजिनल कॉपी है वो मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी। अब आता है सेक्शन 171, कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस टू बी रिक्वायर्ड टू accompany पुलिस ऑफिसर complainant and witnesses not to be required to accompany police officer and not to be subjected to restraint। तो इसमें क्या है कि नो कंप्लेनेंट और विटनेसेस, तो विटनेस, तो इसमें क्या है कि न तो कंप्लेनेंट और विटनेस कोई भी पुलिस ऑफिसर को कोई ऐसे हेल्प नहीं प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो उनको कोर्ट जाना है या कुछ आना है तो उनको बोले कि पुलिस ऑफिसर बोले कि मुझे आप ये प्रोवाइड कीजिए व्हीकल है या कुछ भी ऐसे। तो जो कंप्लेनेंट या विटनेस है उनको कुछ भी ऐसे प्रोवाइड नहीं करेंगे हेल्प, और ना ही वो पुलिस ऑफिसर उनको किसी भी तरह से कोई इनकन्वीनियंस क्रिएट करेंगे, अननेसेसरी इनकन्वीनियंस क्रिएट करेंगे, और ना ही उनसे कोई सिक्योरिटी मांगेंगे एक्सेप्ट दैट सिक्योरिटी जो उन्होंने फॉर हिज अपीयरेंस अदर देन हिज बॉन्ड। तो उन्होंने जो अपने अपीयरेंस के लिए बॉन्ड के साथ सिक्योरिटी साइन की है उस सिक्योरिटी को छोड़ करके अगर और कोई सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर उनसे नहीं मांगेंगे और ना ही कोई उनको इनकन्वीनियंस क्रिएट करेंगे उनको उस कोर्ट जाने में या कुछ उससे रिलेटेड उसमें। अब आता है प्रोविज़ो, प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनी कंप्लेनेंट और witness refuses to attend or to execute a bond as directed in section 170। तो क्या है कि 170 में वही है कि कंप्लेनेंट और विटनेस है, अगर उनको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला गया और वो मना कर दे रहे हैं तो कंप्लेंट कर रहे हैं तो उनको एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हमने 170 में देखा कि एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे कि उस डेट पे वो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होने के लिए, लेकिन अगर वो उसको मना कर देते हैं तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में उनको भेज देंगे और मजिस्ट्रेट उनको कस्टडी में डिटेन कर सकते हैं टिल द टाइम वो एक उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट करे, या जब तक वो उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट नहीं करते तब तक कस्टडी में रहेंगे, या तो जब तक उस केस की कंप्लीट हियरिंग नहीं हो जाती तब तक वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में रहेंगे, विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब या तो केस के कंप्लीट होने से पहले वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देते हैं तो फिर वो डिटेंशन से बाहर हो जाएंगे, अगर नहीं एग्जीक्यूट करते तो जब तक केस की हियरिंग नहीं हो जाती तब तक। अब आता है सेक्शन 172, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी पुलिस ऑफिसर है वो जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो अपनी
डायरी में जो उनके पास रहती है, जिसमें सारे नोट डाउन करते हैं, उसमें सारी बातों को, सारा इन्फॉर्मेशन उसमें नोट डाउन करेंगे कि कितने बजे उन्होंने इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और कब उनके पास इन्फॉर्मेशन आई, कितने बजे उन्होंने शुरू किया इन्वेस्टिगेशन, कितने बजे क्लोज किया, और किस जगह पे विजिट किया, एंड अ स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस असर्टेन्ड थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन। तो उनके इन्वेस्टिगेशन से क्या उनको जांच करके पता चला, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के बारे में क्या उनको जानकारी मिली, उसके बारे में भी वो अपना स्टेटमेंट्स उस डायरी में लिखेंगे। तो ये सारी बातें डायरी में, कि टाइम कब उनको इन्फॉर्मेशन मिली, कितने बजे शुरू किया और कितने बजे बंद किया इन्वेस्टिगेशन, और किस किस जगहों पे वो गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उन परिस्थितियों के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन करने पे जो इनको पता चलता है। अब आता है सबसेक्शन 1A, the statements of witnesses recorded during the course of investigation under section 161 shall be inserted in the case diary। तो जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंडर सेक्शन 161 में विटनेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे, उसको वो केस डायरी में नोट डाउन करेंगे। अब आता है सेक्शन 1B, द डायरी रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी अ वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड। तो बोल रहे हैं कि जो डायरी यूज़ की जाएगी उनके द्वारा, वो एक वॉल्यूम डायरी होगी और पेजिनेटेड, मतलब उसकी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम और पेजिनेटेड, हर पेज जो है उसका पेजिंग की हुई रहेगी और वो वॉल्यूम के फॉर्म में होगी, जिससे कि एक भी पेज और ना ही कोई नोटबुक कहीं पे मिस हो सके। एक बार जो उसमें लिखा गया उसका रिकॉर्ड रहेगा, उसमें से ना तो कोई एक वॉल्यूम और ना ही किसी वॉल्यूम में जो पेजेस हैं उनमें से कोई पेज कहीं पे मिस हो सकता है। तो इसलिए वो वॉल्यूम और ड्यूली पेजिनेटेड के फॉर्म में होगी वो डायरी, जिसमें वो सारी सब नोट डाउन करेंगे। अब आता है सबसेक्शन 2, एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरीज नॉट एज एविडेंस इन द केस बट टू एड इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। तो बोल रहे हैं कि वो जो केस डायरी है, जो पुलिस डायरी है, जिसमें पुलिस ऑफिसर सारा इन्वेस्टिगेशन करते टाइम जो है सारा इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर रहे हैं, उसको जो है कोई भी क्रिमिनल कोर्ट यूज़ कर सकती है, बट एविडेंस की तरह नहीं, बल्कि इंक्वायरी और ट्रायल में हेल्प लेने के लिए उस डायरी को नोट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में एविडेंस की तरह उस डायरी को यूज़ नहीं कर सकते। अब आता है सबसेक्शन 3, इसमें है कि नाइदर द अक्यूज नॉर हिज एजेंट्स शैल बी इंटाइटल टू कॉल फॉर सच डायरीज नॉर शैल he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the court। तो ना ही अक्यूज ना ही उनके एजेंट उस डायरी के बेस पे उनको बुलाया जाएगा और ना ही उनको बोला जाएगा उस डायरी को देखने के लिए, merely because the court referred to by merely because they are referred to by the court। इसलिए नहीं कि कोर्ट ने उनको रिफ़र किया है या कुछ ऐसे, तो भी वो अक्यूज़ ना ही उनके जो एजेंट है उस डायरी को देखेंगे, उनको देखने के लिए बोला जाएगा। बट इफ़ दे आर यूज्ड बाय पुलिस ऑफिसर हु मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, if court uses them for the purpose of contradicting such police officer, the provisions of section 161 or 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट शैल अप्लाई। तो बोल रहे हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर ने उस डायरी को यूज़ किया टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, तो उसको अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए कि हाँ वहाँ पे ये रिकॉर्ड किया था, ऐसे किया था, तो उस टाइम पे अगर कोर्ट उस डायरी को यूज़ करती है उस पुलिस ऑफिसर को कंट्राडिक्ट करने के लिए, तो मतलब कि उनको कि यहाँ पे अगर वो, क्योंकि वो उन्होंने लिखा है तो उनको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं अगर वो उस डायरी को यूज़ करते हैं अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। तो जब भी कोर्ट उन पुलिस ऑफिसर को कंट्राडिक्ट करने के लिए उस डायरी को यूज़ करेगी, जो भी प्रोसीजर अंडर सेक्शन 161 और अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं वही अप्लाई होंगे वहाँ पे उनको एग्जामिन करते टाइम पे। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।